तो बच्चा लोग अभी हमने पार्ट 1 दिया था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, मैंने देखा भी नहीं है और ये क्रॉप व्रॉप करके लगाने में अकेले हूँ, थोड़ा-सा मेरी वाइफ मदद कर रही है, तो टाइम लग जाता है। तो ये सब करके फिर से दोबारा मैं आ गया हूँ और फटाफट से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर लिए हैं एकदम आराम से, तो जल्दी से देखते हैं। क्वेश्चंस का लेवल मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं लेवल को मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस में डबल कॉन्सेप्ट पे कैलकुलेशंस एंड ऑल बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग वरीड मत होइए। ऑल्दो पेपर लीक का कंफर्मेशन भी एनटीए की तरफ से आया है, तो थोड़ा सा अभी होल्ड ऑन करो तुम लोग, आज रिलैक्स करो, कल आराम से चीज़ों को लेना, ठीक है ना? और खुश होके मजे मारो, बहुत मेहनत किया पूरा साल। चलो फिलहाल सारा चीज़ देख लो। चलो तो क्या है सर, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ते हैं। बोल रहा है द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन ऑफ 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। देखो बढ़िया क्वेश्चन पूछा, एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी वेयर लैम्डा इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ। यहीं पे उसने आंसर दे दिया, बोला लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ है, तो लैम्डा क्या होता है? ये होता है h बाय पी। अब तुम्हें पूछा क्या कि एनर्जी, बोला काइनेटिक एनर्जी E, तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में एक रिलेशन तुम्हें बताया गया है, E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो P क्या होगा बताओ मुझे, यहां से देखो E इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। कोई परेशानी की बात नहीं है? नहीं सर। अब सुनना बात को, कितना मजेदार चीज यहां पे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सॉल्व हो रहा है। हमें ये वाला ईक में यहां पे P का वैल्यू निकाल लो, P क्या हो जाएगा h बाय लैम्डा। इस P का वैल्यू h बाय लैम्डा यहां पे उठा के पटका, तो क्या हो जाएगा E इज इक्वल टू h बाय लैम्डा का होल स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2m। तो ये क्या हो गया h स्क्वायर बाय लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m। तो ये कौन सा ग्राफ हुआ, देखो ये हो गया E, और यहां पे ये h स्क्वायर बाय 2m एक स्लोप का काम कर रहा है बेटा, और ये 1 बाय लैम्डा स्क्वायर एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे, तो y इज इक्वल टू mx का ग्राफ है। तो ग्राफ कैसा होगा, ओरिजिन से पास करेगा जिसका स्लोप जो tan थीटा है वो किसके बराबर होगा, इसके बराबर, जब ग्राफ ये 1 बाय लैम्डा स्क्वायर और e के बेसिस पे हो। तो अच्छा ये उल्टा हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये ग्राफ मैंने जो बनाया वो e वर्सेस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर का, लेकिन तुम्हें निकालना है 1 बाय लैम्डा स्क्वायर y में, तो इसको यहीं रखो, इसको इधर करो। तो इसका दूसरा जो पूछा है वो ये है, 1 बाय लैम्डा स्क्वायर यहीं रखो, इसको इधर करो, तो 1 बाय लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्या, e यहां पे रखो, और इसका स्लोप हो जाएगा 2m बाय एच स्क्वायर, अंतर इतना ही होगा, ये भी स्ट्रेट लाइन ही होगा 1 बाय लैम्डा स्क्वायर वर्सेस c का ग्राफ। तो आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। एंजॉय करो। अगला, हाँ ये क्वेश्चन को सॉल्व एक तगड़ा मैथमेटिक्स से मैंने एक बार किया था। मैंने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपने क्लास नोट्स में एक बार बेसिक मैथ्स में सिखाया था, एक तगड़ा स्टाइल कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। इसका एक बेहतरीन यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, ऑल्दो ये क्वेश्चन बढ़िया मानूंगा मैं यार, बच्चे से नहीं हो सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, मुझे ऐसा लगता है। कम टाइम में, प्रेशर है ना, हमें प्रेशर नहीं था, हमें भी 2 मिनट लग गया सोचने में, एक बार सोचा फिर दूसरी बार भी किया है क्वेश्चन को मैं, तो ये क्वेश्चन अच्छा था यार, अच्छा बोलूंगा मैं इसको। बोल रहा है अ लाइट रेज एंटर थ्रू द राइट एंगल्ड प्रिज्म। यहां पे है एक, यहां पे ये एंगल 90 डिग्री है, देखो ये एंगल 90 डिग्री है, सॉल्व करना पड़ेगा, पेपर बढ़िया है, सॉल्व करना पड़ेगा ये क्वेश्चन। तो ये हो गया एंगल 90 डिग्री, देखो ध्यान से, यहां पे ऐसे एंटर किया, तो तुम्हें क्या बोला गया है, पढ़ो क्वेश्चन को, राइट एंगल एट द पॉइंट P विद द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट 30 डिग्री, ये दे दिया 30 डिग्री। चलो बोला एज शोन इन द फिगर इफ ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस, ये ऐसे गया पैरेलल टू द बेस, तो पैरेलल टू द बेस, तो ये एंगल R हो गया, और यहां पे नॉर्मल ड्रॉ किए तो ये एंगल R डैश हो गया, ये 90 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देख लो। अब अगला लाइन एक और देखो, एक कॉन्सेप्ट, दूसरा, तीसरा कॉन्सेप्ट फिर से इंट्रोड्यूस किया, क्या, इट ट्रेवल्स थ्रू द प्रिज्म पैरेलल टू द बेस एंड इमर्जेस अलोंग द फेस AC। देखो कितना है क्वेश्चन में, यहां पे AC के अलोंग गया, AC के अलोंग गया मतलब ये 90 डिग्री पे गया। जब ऐसा कभी होता है तो ये क्या होता है, TIR का कंडीशन है कि ये क्रिटिकल एंगल के बराबर हो गया, इसको क्या बोलते हो, C के बराबर हो गया। R डैश को क्या बोलोगे, C क्रिटिकल एंगल, तभी ऐसा होता है। और तुम्हें प्रिज्म में पता है कि ये एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि यहां पे हम करते हैं यही, इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में काम करते हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस R, 90 माइनस R डैश, और इसका सम करते हैं, तो R प्लस R डैश जो होता है वो क्या आता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो कि किसके बराबर है, 90 के। तो ये R डैश किसके बराबर हो गया, C के,
आर डैश का वैल्यू सी हो गया, तो या आर का वैल्यू कितना हो गया, निकालो, आर का वैल्यू हो गया 90 माइनस सी। एक बढ़िया क्वेश्चन एनटीए ने पूछा। इस इंफॉर्मेशन का क्या यूज करेंगे आप सर? अभी पता है हमें आर का वैल्यू निकल गया है कितना, 90 माइनस सी लिख लो। हमें पूछ क्या रहा है, बोला द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, म्यू पूछा, ये है म्यू भैया। अब एक चीज तो तुम मुझे बताओ, यहां पे जब स्नेल्स लॉ लग रहा है तो मैं क्या लिखूंगा, म्यू साइन सी इज इक्वल टू 1 साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो साइन सी का वैल्यू यहां पे आ गया 1 बाय म्यू, डायरेक्ट भी लिख सकता था लेकिन स्नेल्स लॉ लगा दिया। सिमिलरली स्नेल्स लॉ यहां लगा रहा हूं तो क्या लिखूंगा, 1 साइन 30 इज इक्वल टू म्यू साइन आर, और आर का वैल्यू क्या है 90 माइनस सी। साइन 90 माइनस सी क्या होगा, कॉस सी। देखो ध्यान से, तो साइन 30 कितना होता है 1/2। कॉस सी का वैल्यू क्या हुआ वो देखो, कॉस सी का वैल्यू क्या हुआ वो देखो 1/2 म्यू, और साइन सी का वैल्यू क्या होगा 1 बाय म्यू। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो साइन सी और कॉस सी, तो इसको मैं अभी तुरंत लिखा, साइन स्क्वायर सी प्लस कॉस स्क्वायर सी, ये किसके बराबर होगा 1 के। इसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 म्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 1 बाय म्यू स्क्वायर। 2 म्यू का है तो 4 म्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 जा 4, और 1 बाय म्यू स्क्वायर। अब ये क्या हुआ वो देखो, इसको मैं हमेशा सिखाता हूं कि बेस को बराबर कर दो, तो 4 म्यू स्क्वायर, तो 4 + 1 हो गया 5 बाय 4 म्यू स्क्वायर। अब यहां पे देखो म्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, जल्दी से देखो 5/4, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया देखो √5/4। ये 4 रूट के अंदर है दोस्त, तो क्या होगा 2, तो आंसर क्या होगा √5/2। तो आंसर क्या होगा √5/2। अच्छे क्वेश्चंस। फिर देखो ये पहले एनटीए एक क्वेश्चन पूछा करती थी 3 से 2 गया तो बताओ वेवलेंथ। इस बार एनटीए ने 3 से 2, 4 से 2, 5 से 2, 6 से 2। अब तुम्हें कितना भी दिमाग दे दूं, लेकिन एग्जाम में चला है नहीं चला ये कमेंट करके जरूर बताना। तुम्हें बताया था कल भी कि अगर ये स्पेक्ट्रल लाइन है तो यहां पे लाइमन सीरीज के लिए काम कर रहे हैं अपन इस तरीके से। ये वाला एनर्जी लेवल डायग्राम बनाया था मैंने तुम लोगों के लिए। मैंने क्या बताया था सुनना जरा ध्यान से, ये लेवल धीरे धीरे कम होता रहता है, बराबर नहीं आता और कम होता है एंड सो ऑन। सुनो, मैंने बताया था जितना बड़ा होगा एनर्जी गैप, ये इन्फिनिटी पे मान लो, जितना बड़ा होगा एनर्जी गैप उतना, क्या बताया था जल्दी से बताओ, उतना छोटा होगा वेवलेंथ। याद है, उतना छोटा होगा वेवलेंथ, क्योंकि एनर्जी जो है वो ज्यादा है। एनर्जी होता है hc/λ, hc/λ, और जितना छोटा होगा एनर्जी गैप उतना बड़ा होगा वेवलेंथ। इधर जगह नहीं है इसलिए बनाया। अब छोटा एनर्जी बड़ा एनर्जी कहां से पता चलेगा, गैप से। तो जिसका गैप ज्यादा उसका एनर्जी ज्यादा और उसका वेवलेंथ छोटा। तो सबसे छोटा गैप किसका है, देखो 3 से 2 का गैप छोटा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वेवलेंथ सबसे बड़ा होगा। तो 3 से 2 का सबसे बड़ा, इनमें सबसे बड़ा 656 है। तो ए का आंसर थर्ड कहां पे है, पहले में नहीं है, सिर्फ दूसरे में है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर दूसरा होगा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से ही आंसर आ गया। यही बताया था मैं हमेशा, मैथ्स द कॉलम में हमेशा यही होता है, कोई एक को सॉल्व करते ही आंसर आ गया। देखा, अगला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है वायर ऑफ लेंथ L एंड रेसिस्टेंस 100L, ये L है और ये रेसिस्टेंस 100 ओम है, इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट। तो 10 पार्ट में इसको अगर डिवाइड कर दिए तुम लोग तो एक रेसिस्टेंस जो होगा वो कितने का होगा, 10 ओम का है, और एक को 10, तो 10 ओम का हो गया। बोल रहा है द फर्स्ट 5 पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, तो 5 हो गया, 1 2 3 4 5, इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 50 ओम। बोल रहा व्हाइल दैट 5 पार्ट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, अब 5 कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया, बोलो हाँ है ना, 3 4 5, तो ये क्या हो गया, मैंने बार बार बोला है कि पैरेलल में R/N होता है। R कितना है इसका, अरे बोलो 10, और कितने हुए 5, तो कितना हो गया 2 ओम। अब पैरेलल वाले का हो गया 2 और सीरीज वाले का 50। अब बोला द रेसिस्टेंस ऑफ दिस फाइनल कॉम्बिनेशन इज, कौन सा फाइनल, द 2 कॉम्बिनेशंस आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो 50 का एक है और 2 का एक है, तो आंसर क्या होगा 52। बोलो, सीरीज में ऐड हो जाता है, ये हो गया 50 का, ये हो गया 2 का, 2 और 50 हो गया 52 ओम। अगला बोल रहा है टाइटली बॉन्ड 100 टर्न्स, n बराबर 100 दे दिया,
100 tons. Coil of radius 10 centimeter carries a current of 7 ampere. The magnitude of the magnetic field at the center of the coil. तो ये कॉइल है, एक कॉइल, दो कॉइल, तीन कॉइल, चार कॉइल, पांच कॉइल, 6 कॉइल, 7 कॉइल, 8 कॉइल, 9 कॉइल, 10 कॉइल. तो सेंटर पे कितना हो गया, ये आर हो गया. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, म्यू नॉट आई बाय 2r. लेकिन ऐसे कितने कितने हैं, 100, तो इंटू एन. तो क्या पूछा है, बोलो. द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज. तो यहां पे बोल भी दिया म्यू नॉट का परमिएबिलिटी 4 पाई, ये तुम्हें पता भी है कि 4 पाई इंटू 10 का पावर -7 होता है म्यू नॉट का वैल्यू. आई कितना, 7 एम्पियर हो गया. एन कितना, 100 हो गया, डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, 2. और आर कितना हो गया, जल्दी बताओ, 10 सेंटीमीटर. तो सेंटीमीटर को फिलहाल मैं क्या करता हूं, 10 का पावर -2 लिख देता हूं. ये टेस्ला में निकलेगा आंसर. निकालो जल्दी से. तो पाई में आंसर है नहीं, तो पाई का वैल्यू चेंज करता हूं. पाई के बदले लिखो 22/7. अरे पाई का वैल्यू के लिए क्या लिखोगे, 22/7. 7 से 7 खत्म, 2 2 जा 4. अब क्या बचा, 10 का पावर -2 ऊपर गया, तो ये भी खत्म हो गया. बोलो, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, तो 2 और 1 3, तो यहां हो गया 10 का पावर -4. आ रहा है समझ में. तो हो गया 2 इंटू और कहीं पे 22 और कहीं पे 10 का पावर -3 इंटू -1. -3 क्यों लिखा, क्योंकि मिली में आंसर आएगा. अब तो हो गया मिली, और ये -1 यहां पे पॉइंट दिया, तो हो गया 4.4 और मिली टेस्ला. तो 4.4 मिली टेस्ला एकदम सही है. अगला देखेंगे. ये मैंने बार बार बोला था, यही क्वेश्चन आएगा, यही क्वेश्चन आएगा, और यही क्वेश्चन आया. मैं हमेशा बोलता हूं डायमैग्नेटिक निपटा पड़ा होता है, उसका ससेप्टिबिलिटी निगेटिव होता है, क्योंकि वो मैग्नेटाइज ही नहीं होना चाहता है. तो बोल रहा है बताओ लिस्ट, ससेप्टिबिलिटी डायमैग्नेटिक का निगेटिव होता है. तो -1 से 0 के बीच में सिर्फ डायमैग्नेटिक का होता है. एक आध सेकेंड इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, ये दोनों खत्म हो गया. बी, फेरो का पॉजिटिव होता है, बहुत तगड़ा होता है एकदम. फेरो ऐसा बच्चा है जो सिलेक्शन के लेने के लिए ही बनाया है. तो मैं हमेशा ये चीज बोलता हूं, फेरो बहुत तगड़ा. तो फेरो का सबसे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 1 होता है. देख लो. तो बी का थर्ड यहां पे, यहां नहीं है, तो आंसर ये हो गया. देखो 4 बार बोला था ये क्वेश्चन आएगा. बोल रहा है बॉब इज व्हील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बाय मींस ऑफ अ स्ट्रिंग विद एन इनिशियल स्पीड ओमेगा. यूनिट को छोड़ो, ऑल्दो ये आर रिवोल्यूशन पर मिनट है, इसको रेडियन पर मिनट बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड, लेकिन उसका जरूरत है कि नहीं, पहले पढ़ते हैं. द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी if speed becomes 2 omega while keeping the same radius. तो देखो रेडियस को सेम रखा है और घुमाए जा रहे हो यहां पे, तो हॉरिजॉन्टल सर्कल में से, तो टेंशन ही है जो इसको प्रोवाइड करेगा mr ओमेगा स्क्वायर. तो ये हो गया टेंशन इज इक्वल टू mr ओमेगा स्क्वायर. अब m भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, यानी कि टेंशन इज प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर. तो आंसर क्या हो गया, T1 by T2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 by ओमेगा 2 का होल स्क्वायर. पहला टेंशन T है, दूसरा टेंशन निकालना है. ओमेगा 1 का वैल्यू ओमेगा है, ओमेगा 2 को इसने डबल कर दिया, तो ये ओमेगा ओमेगा खत्म. तो हो गया T बाई Tn इज इक्वल टू 1/4. तो Tn कितना हो गया, जल्दी बताओ, 4T. बोलो मजा आ गया, बोलो मजा आ गया. तो कितना हो गया, 4T. अगला देखो. बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी. ये क्वेश्चन भी कराया मैंने कि अगर ये बैटरी से कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और Q बराबर CV होता है, और C ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है, एप्सिलॉन नॉट A बाई D. बट क्योंकि इसका बैटरी हमेशा कनेक्टेड है, तो V कांस्टेंट होगा, जो कि Q बाई C के बराबर होगा. यानी कि C जो है उसके बारे में पढ़ो. बोल रहा है इफ फर्स्ट इज द करेक्ट इज द, अच्छा दूसरा कुछ पूछ रहा है ये क्वेश्चन, क्या दूसरा कुछ पूछ रहा है क्या ये क्वेश्चन, जल्दी से पढ़ो. बोल रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय कनेक्टिंग टू अ बैटरी थ्रू अ रेसिस्टर. अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कनेक्टिंग टू अ रेसिस्टर. अच्छा रुको रुको रुको
रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको रुको, बैटरी तो है लेकिन एक रेसिस्टर भी है। अच्छा फिर क्या बोला, इफ आई इज द करंट इन द सर्किट, इसमें करंट जो है वो आई है, बोला देन द गैप बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा ये क्वेश्चन पूछ दिया डिस्प्लेसमेंट करंट का बेटा, डिस्प्लेसमेंट करंट का। मैंने बताया था कि कैपेसिटर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्वेश्चन हो गया कि अंदर में, कैपेसिटर के अंदर में, बोला दोबारा सुनो, इफ आई इज द करंट इन द सर्किट देन इन द गैप बिटवीन द प्लेट्स, तो गैप तो खाली है, इसमें करंट कहां से होगा, यही तो बोला। आया समझ में, किसने, मैक्सवेल ने, कि ये डिस्प्लेसमेंट करंट होता है और ये कंडक्शन करंट के बराबर होता है। तो यही चीज है, देयर इज नो करंट, गलत, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द करंट फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। मजेदार है ना। अगला पढ़ो, बोला 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 210 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। एसी का क्वेश्चन ये लो सीधा कल ही कराया था। एज शोन इन द फिगर द पीक करंट, तो आई नॉट बोला, आई नॉट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई नॉट के लिए हमें, अब देखो ये इसका मतलब होता है वी आर एम एस दिया, तो इसका मतलब आई आर एम एस पहले निकाल देते हैं। आई आर एम एस क्या होगा, वी आर एम एस बाय जेड, जेड के बदले यहां पे क्या होगा, एक ही कैपेसिटर ही है तो लिखोगे एक्सी, तो एक्सी क्या होगा 1 बाय ओमेगा सी, ओमेगा क्या होगा 1 बाय 2 पाई एफ सी, तो ये क्या होगा 1 बाय 2 एफ। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 और क्या है कैपेसिटेंस दे रखा है 10, तो ये हो जाएगा 50 और ये हो जाएगा 10 माइक्रोफैराड है, तो 10 का पावर -6 के बदले 10 का पावर 6 ऊपर चला गया। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, छोटा बनाते हैं। देखो 50 और 2 100 हो गया और 3 1000 हो गया, तो ये कैंसिल करके ऊपर में 10 का पावर 3 बाय पाई दे देगा। एक्सी का वैल्यू देखो, एक्सी का वैल्यू 10 का पावर 3 बाय पाई दे दिया। अब क्या हुआ वो देखो, बोला था पीक करंट निकालना है, तो पीक करंट निकालना है तो आरएमएस निकाल दिया। तो मैंने क्या बोला, पीक जो होगा √2 टाइम्स आई आरएमएस होगा। अब √2 का कैलकुलेशन देख रहे हो, √2 हो गया 1.41, इसको आई आरएमएस से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, तो वी आरएमएस कितना है 210, और एक्सी का वैल्यू देखो, यहां भी लफड़ा, पाई का लफड़ा, पाई का लफड़ा यहां पे भी, तो ये हो गया 3.14, तो ये हो गया कितना 10 का पावर 3 डिवाइडेड बाय पाई, तो 10 का पावर 3 है मतलब 1000 है, तो ये हो गया तुम्हारा आई आर एम एस। तो यहां पे क्या लिखोगे, इसका वैल्यू पुट करो जल्दी से, तो हो जाएगा 210 डिवाइडेड बाय 10 का पावर 3 है कि नहीं, तो ये हो गया 1000 और इंटू पाई का वैल्यू हो गया 3.14, ये पॉइंट गया तो 20, ये पॉइंट गया तो 20। अरे बाप रे बाप, कैलकुलेशन कितना ज्यादा है यार। तो सॉल्व करते हैं, देखो जल्दी से, तो 3 और 2 5 और 2 7 जीरो नीचे आ चुका है, 7 जीरो नीचे आ चुका है, तो ये हो गया कितना, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म करो, तो हो गया 141 इंटू 21 इंटू 314 डिवाइडेड बाय 3 2 5 1 6 जीरो। या तो तुम ये करो सॉल्व बेटा, या नहीं तो थोड़ा दिमाग लगाओ, लेकिन ये कैलकुलेशन देखो बहुत नजदीक नजदीक आंसर है, तो दिमाग लगाना थोड़ा कठिन है। देखो ये 1.5 के आसपास ले लो इसको, और इसको थोड़ा बढ़ाया तो इसको थोड़ा कम कर लो, इसको 3 ले लो और इसको 21 ले लो, तो क्या कुछ पल्ला पड़ रहा है या नहीं देखते हैं, थोड़ा मोड़ा देखते हैं, थोड़ा मोड़ा देखते हैं। तो ये जीरो भी खत्म हो जाएगा, ये जीरो भी खत्म हो जाएगा, और बचेगा क्या, ये 210 21 बाय 100 बचा, ये पॉइंट हो रहा तो 1000 बचा। अब इसको देखो 21 और 3, ये हो गया कितना 63 इंटू 15, 5 3 15 1 6 6 35 1 31, 3 का 3 6 का 6, तो हो गया 3 1 4 6 3 9 और 5, और 1000 है तो 0.94 के आसपास आ रहा है, तो ये 93 वाला आंसर मैं टिक करूंगा, ऑल्दो इसका कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूं, देख रहे हो ना, तो मैं ये वाला फिलहाल टिक करूंगा। दूसरा अगला देखो, बोल रहा है इफ द मास ऑफ द बॉब इन द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस इट्स ओरिजिनल मास, ओके नया वाला मास हो गया थ्राइस ऑफ ओरिजिनल मास, एंड इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ द ओरिजिनल लेंथ, नया वाला लेंथ हो गया L/2, देन द न्यू टाइम पीरियड, ओके टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई रूट अंडर L/g। अब देखो भैया g कांस्टेंट है और मास पे मतलब ही नहीं होता, यानी कि टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L,
तो टी बाई टी नया वाला इज इक्वल टू रूट अंडर एल बाय एल नया वाला। एल नया वाला कितना होगा, एल बाई टू मतलब ऊपर टू, तो ये और ये खत्म। तो नया वाला टाइम पीरियड ऊपर गया और रूट टू नीचे आया, तो ये कितना हो गया, टी बाय रूट टू। ऐसा दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, दोबारा सॉल्व करो, एक बार कैलकुलेशन देख के। बोल रहा है क्या, टाइम पीरियड 2 पर रूट अंडर एल बाई जी, है कि नहीं। तो मास पे तो फर्क ही नहीं पड़ा, हो गया। बोल रहा है इट्स लेंथ इज मेड हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, तो नया वाला लेंथ हाफ एल बाई टू हो गया। देन द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन इज एक्स बाई टू। अरे बाप रे, सही तो था, सही था, लफड़ा कर दिया मैंने, सही था, सही है ये, सही है ये। तो नया टाइम पीरियड कितना हो गया, टी उधर और रूट टू नीचे, टी बाई रूट टू। ये जो है वो एक्स बाई टू के बराबर है। नया वाला टाइम पीरियड टी बाई रूट टू है, जो कि क्या है, एक्स बाई टू टाइम्स द ओरिजिनल टाइम, यानी कि एक्स बाई टू ऑफ टी है। इसको कंपेयर करो तो एक्स बाई टू 1 बाय रूट टू के बराबर है। देख रहे हो भैया, बुखार आ रहा है क्वेश्चन में। एक्स इज इक्वल टू 2 बाय रूट टू, तब आया रूट टू आंसर। आंख बंद करके नहीं होगा क्वेश्चन सॉल्व। अगला बोल रहा है द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स टीवी कर्व ऑफ एन आइडियल गैस, टी टेम्परेचर वी वॉल्यूम, 3 प्रेशर P1 P2 P3। अब आइडियल गैस बोला तो क्या होगा, पीवी बराबर, जल्दी बताओ, एनआरटी, है कि नहीं। बहुत बढ़िया। तो तुम्हें क्या है, ये ऊपर में क्या है भैया, टी, और नीचे क्या है भैया, वी। तो टी बाय वी निकालो, तो टी बाय वी क्या निकला, पी, और यहां पे क्या है, एनआर, तो एनआर 1 बाय एनआर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्या निकला, टी बाय वी का ग्राफ जो देगा वो क्या है बताओ मुझे, क्या है बताओ, वो प्रेशर को दे रहा है। टी बाय वी का मतलब क्या है, टी और वी का स्लोप, तो स्लोप सीधा प्रेशर के प्रोपोर्शनल आ गया। टी बाय वी जो है वो, ये क्या है, टी वाई बाय एक्स, वाई बाय एक्स, ये सीधा प्रेशर है, यानी कि स्लोप है। तो इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका स्लोप, इसका जिसका स्लोप ज्यादा उसका प्रेशर ज्यादा, तो P1 ज्यादा, P2 कम, P3, तो P1 इज ग्रेटर देन P2 इज ग्रेटर देन P3। डन। अगला ये क्वेश्चन फिर से देखो, बोल रहा है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। यहां से लॉन्च करना है, इसको एनर्जी पूछा है, मिनिमम कितना होगा। यह अगर आर पे है तो इसके पास अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब क्या बोल रहा है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इन द सर्कुलर ऑर्बिट। ये सर्कुलर ऑर्बिट बोल के लफड़ा पैदा किया। एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r, यानी कि यहां से एल्टीट्यूड मतलब यहां से 2r, इस 2r के ऊपर यहां पे भेजना है। लेकिन क्योंकि यह सर्कुलर ऑर्बिट पे है तो यहां पे इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगा, जिसके चलते काइनेटिक एनर्जी होगा, और इस ऑर्बिट के चलते पोटेंशियल एनर्जी भी होगा। यानी कि फाइनल पोजीशन में इसके पास पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों होगा। जब ऐसे होता है पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों, तो मैंने अभी तुरंत बताया था कि ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल एनर्जी का आधा काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, और यही काइनेटिक एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होता है। पोटेंशियल एनर्जी का आधा टोटल एनर्जी के बराबर होता है। तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगाना पड़ेगा। तो यहां पे इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना लिखोगे, माइनस ऑफ जी एम एम बाय आर, प्लस ये जो एनर्जी दिया यही पूछ रहा है क्वेश्चन वाला, प्लस यहां पे सेंटर से ये r प्लस 2r, 3r के सेपरेशन पे है, तो क्या लिखोगे, माइनस जी एम एम बाय 3r। ये क्या लिखा, पोटेंशियल, और इसका लिखना पड़ेगा आधा। ये फास्टेस्ट तरीका है। ऑल्दो एक और मैं कर सकता था, काइनेटिक एनर्जी निकाल सकता था ऑर्बिटल वेलोसिटी को यूज करके, वो बेकार मेथड था। ये पोटेंशियल प्लस काइनेटिक दोनों करके, ये एक्चुअल में टोटल लिखा मैंने यहां पे, पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों का सम लिखा हुआ है यहां पे। तो पूछा क्या, ई क्या होगा, ये उधर गया तो माइनस ऑफ जी एम एम बाय 6r, और ये उधर गया तो प्लस जी एम एम बाय आर। तो ये 6 मैं हमेशा बोलता हूं बनाओ, 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 6r 6r, तो 6 में से एक गया तो हो गया कितना, प्लस का 5, प्लस का 5 जी एम एम बाय 6r। देखो कितना मजा आया क्वेश्चन में, जी एम एम बाय 6r प्लस का। अगला देखो,
बोल रहा है प्रॉपर्टी विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स होता है, यस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव 90 डिग्री पे होता है, तभी तो नाचते हो तुम। तो ट्रांसवर्स होता है। एनर्जी डेंसिटी दोनों बराबर होता है, ये भी सही ये भी सही। ट्रेवल इन स्पीड इक्वल टू सी इज इक्वल टू, यस सी इज इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसने स्पेस बोला है कहीं पे, स्पेस भी बोल दिया, ये भी कंफर्म सही। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्ज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, गलत, एक्सेलरेटिंग चार्ज पार्टिकल से होता है। तो आंसर क्या होगा? प्रॉपर्टी नोट कौन सा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का? चौथा। अगला देखो, बोला चूज द करेक्ट सर्किट विच कैन अचीव द बैलेंस्ड। बैलेंस्ड के लिए चारों काम करना चाहिए, लेकिन यहां पे जब पॉजिटिव के साथ ये डायोड लगा हुआ है तो ये टुकडुम 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 इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा, ये पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव गया, यानी कि चारों काम करेगा। तो ये में चारों काम करेगा। अगले में देखो, ये पॉजिटिव इधर है तो टुकडुम 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 टुकडुम, ये निगेटिव है डायोड का। फोटो ढंग से देखो, ऐसा डायोड बना हुआ है, ये रिवर्स बाइज्ड में है, ये कैसा है? रिवर्स बाइज्ड में, तो ये काम ही नहीं करेगा। मतलब ये सर्किट ओपन हो जाएगा जिसके चलते 4 आम नहीं हुआ, तो ये काम नहीं करेगा। इसमें इधर पॉजिटिव है, टुकडुम 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 टुकडुम, लेकिन ये शॉर्ट सर्किट की वजह से इसमें करंट नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था ये डायोड के बारे में कुछ नहीं मतलब आइडियल, तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो ये कर रेसिस्टेंस नहीं बताएगा, ये भी खत्म। इस बार पोलैरिटी चेंज कर दिया बैटरी का, इधर प्लस, तो टुकडुम 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 इधर ही नहीं जाएगा, क्योंकि ये हो गया इसी की तरह रिवर्स बायस। तो आंसर हो गया ए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रहा है यार। अरे ये देखो, a force is defined as f is equal to alpha t square plus beta t acts on a particle at a given time t, the factor which is dimensionless। बोला इनमें से कौन डायमेंशनलेस है? तो मैंने बताया था कि प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो बराबर करना। तो यहां पे f जो है वो बराबर है अल्फा टी स्क्वायर के, बराबर है बीटा टी के। तो अल्फा किसके बराबर हो गया? f बाई टी स्क्वायर के, और बीटा किसके बराबर हो गया? f बाई टी के। ये मैंने 50 बार बताया, यूट्यूब पे भी बताया, खूब सारे अलग अलग चैनल्स पे जब मैं था, कि ये प्लस हो माइनस हो बराबर में रहो। अब f क्या है? अल्फा टी स्क्वायर, और यहां से f क्या है? बीटा टी। अगर मैं f बाय f करूं तो ये हो जाएगा डायमेंशनलेस, क्योंकि ये दोनों खत्म हो जाएगा। इस बार f अल्फा टी स्क्वायर बाय बीटा टी है, या कुछ लोग बीटा टी बाय भी अल्फा टी स्क्वायर कर सकते हैं, ये दोनों सही आंसर होगा। टी टी खत्म, तो या तो बीटा बाय अल्फा टी हो या फिर अल्फा टी बाय बीटा हो, इन दोनों का आंसर तो देखो किधर है, देखो इधर बीटा बाय अल्फा टी है ही नहीं, अल्फा टी बाय बीटा है, तो मजे लो जीवन का। अगला ये देखो हीटर वाले क्वेश्चन, 2 हीटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग, ये पावर है P1 और यह है P2 रेस्पेक्टिवली, दोस टू आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। तो पावर का सीरीज में पैरेलल का फॉर्मूला लगता है 1 बाय P1 प्लस 1 बाय P2, तो ये हो जाएगा 1 बाय 1 प्लस 1 बाय 2, तो मैं हमेशा 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये होता है 2 और 2 प्लस 1 होता है 3, तो पहले का जो इक्विवेलेंट पावर हो गया वो 2 बाय 3 किलो वॉट हो गया। बोल रहा है एंड इन पैरेलल, अगर पैरेलल करोगे तो P1 प्लस P2 होगा, दूसरे का इक्विवेलेंट पावर जो 1 प्लस 2 हो गया 3 किलो वॉट। अब क्या बोला क्वेश्चन वालों ने? बोला था रेशियो ऑफ पावर आउटपुट फॉर दीज 2 केसेस। तो पहले क्या बोला है? पहले बोला है फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, तो पहले ये लो 2 बाय 3 और इसके नीचे 3 तो मल्टीप्लाई 3, तो हो गया 2 बाय 9, तो आंसर क्या होगा? 2। अगला देखो, बोल रहा है एन आयरन बार ऑफ लेंथ L एंड मोमेंट M, डायपोल मोमेंट, इज बेंट एट द मिडल, मिडल किया तो अब नया वाला लेंथ L/2 हो गया, तो न्यू डायपोल मोमेंट कितना हो गया? न्यू डायपोल मोमेंट, तो डायपोल मोमेंट M क्या होता है? इसका पोल स्ट्रेंथ इंटू L। अब क्या हुआ? पोल स्ट्रेंथ काटने से चेंज नहीं होता है, लेकिन लेंथ हो गया L/2, तो हो गया, ये हो गया ml था पहले, अब ml/2 हो गया, तो नया डायपोल मोमेंट m/2 हो गया। अब 2 तरीका है इस क्वेश्चन करने का, 2 तरीका है।
सच दैट द टू आर्म्स मेक्स एन एंगल 60 डिग्री। एक इधर है एक इधर है, ये वाला लेंथ l/2 है, ये वाला लेंथ l/2, ये दोनों बराबर है और ये एंगल 60 डिग्री है। तो डायपोल मोमेंट का पोल स्ट्रेंथ कहीं पे चेंज नहीं होता है, तो ये भी पोल स्ट्रेंथ me है, ये पोल स्ट्रेंथ me है। जब ऐसा कनेक्ट किया तो ये लेंथ को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, वही इसका नेट डायपोल मोमेंट बन जाएगा। अब ये नया वाला लेंथ कितना होगा वो सोचो, ये और ये बराबर है तो ये और ये एंगल बराबर होगा, तो तीनों का सम कितना होगा, तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू कितना होगा 120 डिग्री, x इज इक्वल टू 60, यानी कि ये भी हो गया 60 डिग्री और ये भी हो गया 60 डिग्री। इसका मतलब ये नया वाला लेंथ भी l/2 हो गया। तो अब जो नेट डायपोल मोमेंट इन दोनों से होगा, ये होगा पोल स्ट्रेंथ इनटू l/2, तो ये हो गया m/2। ये एक मेथड है जो मैंने बना दिया तुम्हारे लिए। दूसरा है कि इसका वेक्टर निकाल दो, रिजल्टेंट आ जाएगा m/2 का स्क्वायर प्लस m/2 का स्क्वायर प्लस 2m/2 m/2 cos 60 का रूट लो, वो भी आंसर दे देगा। अगला देखो, बोल रहा मेटेलिक बार ऑफ यंग मॉडलाई दिस एंड कॉफिशिएंट, मेटेलिक बार है, यंग मॉडलाई है, कॉफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, y दे दिया, अल्फा दे दिया, लेंथ दे दिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दे दिया, हीटेड फ्रॉम 0 से 100, डेल्टा टी दे दिया 100, विदाउट एक्सपेंशन और बेंडिंग। अच्छा, इसको आग लगाओगे तो ये गर्म होगा, लेकिन बोल रहा नहीं हो रहा ऐसा। द कंप्रेसिव फोर्स, अरे वाह वाह वाह, तो यहां पे इसको कंप्रेसिव फोर्स लगता है जो किसके बराबर होता है, जो बताओ, यंग मॉडुलस अल्फा डेल्टा टी का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये स्ट्रेस होता है बस, तो नीचे वाला एरिया ऊपर में बाद में ले गया। स्ट्रेस बताया था यंग मॉडुलस इनटू अल्फा डेल्टा टी, इसने बोला कंप्रेसिव फोर्स। तो यंग मॉडुलस का वैल्यू तुम्हारे पास है कितना, जल्दी से बताओ, 0.5 इंटू 10 का पावर 11, ए का वैल्यू बताओ जल्दी से, 10 का पावर -3, अल्फा का वैल्यू बताओ, देखो 10 का पावर -5, डेल्टा टी का बताओ 100, सॉल्व करो इसको, तो ये क्या निकला, 5 का 10 नीचे, इसका 10 का पावर 3 नीचे, बस इसका 10 का पावर 5 नीचे। ये पता चल रहा है ना क्या कर रहा हूं, माइनस मुझे पसंद नहीं है जीवन में, तो इसीलिए मैं उसको पॉजिटिव करता हूं सबसे पहले, जो माइनस हो उसको पहले पॉजिटिव करो। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 और 3 हुआ 8, 8 इसमें गया तो बचा 10 का पावर 3, तो 10 का पावर 3 और 1 हुआ 10 का पावर 4, तो हो गया 5 इंटू 10 का पावर 4, यानी कि हो गया 50 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन। देख लो, तो 50 इंटू 10 का पावर 3 न्यूटन यहां पे है। अगला देखो, बोल रहा है वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ द मोशन, देखो वीटी ग्राफ है, कल ही बताया था, काइनेमेटिक्स से 2-3 क्वेश्चन आ गए। पूछा एक्सेलरेशन, तो मैंने बार बार बोला एक्सेलरेशन होता है dv/dt, तो ये होता है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, एक्सेलरेशन होता है, स्लोप होता है tan थीटा, और कैसे निकलता है, ये पॉजिटिव स्लोप है और ऐसा निगेटिव स्लोप है, तो यहां से यहां तक तो जीरो है, तो जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, जीरो ही होगा, सब में है। इसका स्लोप कांस्टेंट है जो पॉजिटिव है, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होना चाहिए, कांस्टेंट इसमें है नहीं, इसमें तो ऐसा लाइन है, पॉजिटिव और कांस्टेंट इसमें है, इसमें है नहीं, इसमें है नहीं, तो यही आंसर होगा सीधा। दूसरा निगेटिव में है तो ये भी है, और बीच में ये कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये बीच में जीरो भी है कन्वर्जन पे। बोल रहा है इफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इफ प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू द बैटरी, क्लास में पढ़ाता हूं मैं ये, मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अब ये कैपेसिटर है, इसको बैटरी से कनेक्ट किया और बोला क्या कि इसको नजदीक ला रहे हो। अब मैं हमेशा बताता हूं कि अगर बैटरी कनेक्टेड है तो इसका पोटेंशियल कांस्टेंट होगा, और इसके ऊपर Q है और C है, C होता है एप्सिलॉन नॉट A/D। अगर D को कम कर रहे हो तो C बढ़ रहा होगा, यानी कि इस प्रोसेस में C जो होगा वो इंक्रीज होगा, पहला इंपॉर्टेंट बात। अब बोल रहा है द चार्ज स्टोर इज इंक्रीजेस, एनर्जी इज डिक्रीजेस, कैपेसिटेंस इज, मतलब एनर्जी भी चाहिए चार्ज भी चाहिए, रेशियो ऑफ चार्ज एंड पोटेंशियल। ये बायोलॉजी टाइप का क्वेश्चन पूछ दिया यार फिजिक्स में, 1 2 3 4 5 और फिर मैच करो, पगलाने वाला इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा है कि टाइम कंज्यूमिंग है ये सब। अब देखो, तो इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि तुम्हें फिजिक्स में मार्क्स कमाए तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। इधर आओ, लेकिन सारे क्वेश्चन क्लास नोट से हैं, लेकिन लंबा क्वेश्चन है, लेंदी है फिजिक्स। तो क्या है यहां पे,
सी इंक्रीज होगा, तो बोल रहा है इट्स कैपेसिटेंस इंक्रीजेज, यानी कि सी सही है भैया, सी सही, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, इसमें नहीं है तो ये गलत हो गया, ये दोनों को पहले साइड करो, सी तो सही है, पता चल गया, दो ऑप्शन इलिमिनेट करो। अगला दो में सी तो है, ए भी है, तो बी और ई चेक कर लेता हूं, कहानी खत्म हो जाएगा। तो ई चेक करो और बी चेक करो, कुछ भी, तो एनर्जी चेक कर लो, एनर्जी, तो एनर्जी क्या होता है, हाफ सी वी स्क्वायर, वी कांस्टेंट है और सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगा, तो बोल रहा है द एनर्जी स्टोर्ड इज डिक्रीजेस, मतलब बी गलत है, तो बी जिसमें है वो नहीं होगा, तो आंसर 2 हो जाएगा। लेकिन यार मैं पढ़ना पसंद करूंगा यार, ये अच्छा क्वेश्चन है, आगे फ्यूचर में बच्चे भी वीडियो देखेंगे तो ये काम आएगा उनको। देखो अच्छा क्वेश्चंस बनाया यार ये, चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस, तो Q बराबर होता है C इंटू वी, वी कॉन्स्टेंट और C बढ़ रहा है तो Q बढ़ेगा, तो चार्ज इंक्रीज होगा, ये सही है, ए सही है, ए सही हो गया, सी सही हो गया, ई भी पढ़ूंगा, डी भी पढ़ूंगा। ई बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, तो चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज होगा तो वोल्टेज कांस्टेंट और क्यू यहां से बढ़ रहा है, क्यू बढ़ रहा है क्योंकि सी इसका बढ़ रहा है, तो ये इंक्रीज होगा, तो ई भी सही था, देखो एकदम सही। बोले रेशियो ऑफ चार्ज एंड इट्स पोटेंशियल रिमेन सेम, गलत, Q बराबर होता है CV, V कांस्टेंट है, तो Q बाय C जो है ना बेटा वो कांस्टेंट है, ये बोला चार्ज टू पोटेंशियल, गलत, चार्ज टू कैपेसिटेंस कांस्टेंट होगा, तो ये भी मजा दे दिया। बोले स्मॉल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव FO, फोकल लेंथ 140 एंड आईपीस 5 FE, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप फॉर व्यूइंग द डिस्टेंस, तो मैग्नीफाइंग पावर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैग्नीफाइंग का पावर का दो फॉर्मूला होता है, एक जब हम बहुत डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इन्फिनिटिव पे देखते हैं, तो जब इन्फिनिटिव पे देखते हैं तब होता है FO बाय FE, तो होता है FO कितना है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 140 और FE कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5 2 जा 10 और 5 8 जा तो 28। अगला ये क्या है, अ शीट इज प्लेस्ड ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस इन फ्रंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, अब एक सीट है, कोई भी सीट बना लो, तुम सीट बना लो और सीट का कलरफुल बना लो, चलो सीट प्लेस कर दिया, चलो एक सीट ले लिया तुमने और सीट को क्या किया जल्दी बताओ, सीट को क्या किया जल्दी बताओ, इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के बगल में रख दिया, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक पोल, मुझे नहीं पता कौन सा पोल है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोल रहा है होल्ड द सीट देयर इफ इट इज मैग्नेटिक, तो पहली बात कि ये मैग्नेटिक हो या कुछ भी हो, सुनना ध्यान से, अगर इसको मूवमेंट नहीं करेंगे तो ये पड़ा रहेगा और ये पड़ा रहेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स पास करेगा, लेकिन जब तक चेंज नहीं होगा ना तब तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, पहली बात। और दूसरी बात इस स्टेटमेंट में बोला भी नहीं कि ये जो है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, तो पहले स्टेटमेंट से तो कुछ नहीं होगा, दोनों पड़ा बैठा रहेगा। दूसरे में होल्ड द सीट, फोर्स रिक्वायर्ड है होल्ड करने के लिए, इफ देयर इज नॉन मैग्नेटिक, तो मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक हो पड़ा ही रहेगा भैया, कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग बता मेरे को, ताकि, और कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग में भी कुछ नहीं होगा जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो बोल ये दोनों में कुछ नहीं होगा। बोल रहा है मूव द सीट, यस मूव द सीट, इधर आया, अब कहानी में जान आया, पढ़ो इसको अच्छे से। बोला मूव द सीट, अब ये सीट को मूव करने के चलते फ्लक्स में चेंजेस आए, अवे फ्रॉम द पोल, यस, विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस, इफ इट इज कंडक्टिंग, एकदम सही, अगर कंडक्टिंग है तो जैसे ही बाहर करोगे तो इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा, तो फ्लक्स जिधर चेंज होगा तो इसके अंदर लेंज की आत्मा आएगी, वो बोलेगा मैं फ्लक्स को चेंज होने नहीं दूंगा, तो क्या करेगा, इंड्यूस करंट डेवलप होगा, जिससे कि वो इंड्यूस करंट इसके फ्लक्स को अपोज करे, तो अपोज करने के चक्कर में क्या होगा, एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, ये इसको होल्ड करने के लिए फोर्स इज नीडेड टू मूव द सीट
अवे फ्रॉम द पोल। तो जैसे ही पोल के अवे करोगे तो वो जो करंट इंड्यूस होगा उसके चक्कर में इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, जिसको मूव करने के लिए कांस्टेंट वेलोसिटी से फोर्स की आवश्यकता होगी। अगला, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। अब नॉन कंडक्टिंग के चक्कर में लेंज की आत्मा नहीं आ पाएगी तो नहीं हो पाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारे लिए? सी। तो सिर्फ हमारे लिए सी आंसर है चौथा। तो मैंने सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को दे दिया। बहुत अच्छा लगा, नीट का पेपर का समापन हुआ है। अब आप लोग चिल मारो बेटा, और आप लोग मुझे जरूर बताना अगर मुझसे कोई भी हेल्प चाहिए फिजिक्स में, कैसा भी हेल्प चाहिए। अब मैं भी देखता हूं कि मैं क्या करूंगा, और आप लोग का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो यूट्यूब पे कैसे क्या करूंगा। तो आप लोग मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बताओ तुम लोग कि मैं कैसे मदद कर सकता हूं आपके प्रिपरेशन में। और बहुत सारे बच्चों को देश में फिजिक्स के लिए जो डर है वो मैं खत्म कराना चाहता हूं, और ये सब आप लोगों के प्यार के बदौलत हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने 3-4-5 दिन बहुत ही ज्यादा हमारे साथ रिगरस मेहनत किया है। और यस, हमने जो 4 दिन का सीरीज दिया उसमें से है 100 मार्क्स मैं निकाल के तुमको दे रहा हूं। थैंक यू, लव यू। मिलेंगे एक और जबरदस्त सेशन में। और जितने भी पूरा साल मैंने कंटेंट पढ़ाया है उसी से 99 पॉइंट क्वेश्चन आया। एक आध किसी का लैंग्वेज और ये थोड़ा सा वेरिएशंस देखोगे, क्योंकि थोड़ा सा लेवल की डिफिकल्टी जो है नीट का मुझे दिख रहा है इस बार, तो वो तुम्हें दिखेगा भी। तुम्हें कहां पे? मार्क्स में इस बार। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, लव यू। शांत रहो, कूल रहो, एंजॉय करो। तुमने पूरा साल मेहनत किया है, अब 3-4-5 दिन रिलैक्स करो थोड़ा सा और मजे करो। फिर आएंगे एक्शन में एक और जबरदस्त के साथ। लेकिन अगर कल ही से चाहते हो तो कमेंट करके बता देना सर कल ही से एक्शन में आएंगे, परसों से ही। तो अपन जिंदा है मेहनत करने के लिए। थैंक यू, लव यू, बाय।